थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कारा, कारा की थैलस संरचना। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम कारा की थैलस संरचना का अध्ययन करेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ कारा, कारा की वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। एफिफ्रिक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कारा संवर्ग क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी, जीनस कारा। कारा को संवर्ग क्लोरोफाइसी में रखा गया है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं एवं संचित भोजन के रूप में मंड पाया जाता है। ऑर्डर कैरेल्स में रखा गया है क्योंकि कैरेल्स के जो सदस्य शैवाल हैं इनमें सुकाए दीर्घ होता है एवं दो मुख्य भाग मूलाभास एवं मुख्य अक्ष में विभाजित होता है। ऑर्डर कैरेल्स के अंतर्गत फैमिली कैरेसी, जीनस कारा। कारा का सामान्य नाम स्टोनवर्ट्स है। अकरंस, प्राप्ति स्थान। कारा अलवणीय जल, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, अलवणीय जल में निमग्न अवस्था में पाया जाता है। यह प्राय स्थिर जल, पोखर एवं तालाब में भी पाया जाता है एवं धीमे बहते हुए जल के तटों पर भी पाया जाता है। कारा की कुछ प्रजातियां हैवी वाटर, हार्ड वाटर में भी ग्रो करती हैं और ऐसी जातियों के पादप सुकाए पर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट के जमाव होने से इनकी सतह खुरदरी हो जाती है। इसीलिए कारा का सामान्य नाम स्टोनवर्ट्स रखा गया है। कारा की एक जाति कारा बाल्टिका अल्कलाइन वाटर, क्षारीय पानी में ग्रो करती है, जबकि कारा फ्रेजिलिस हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करती है। इंडिया में कारा की करीब 30 जातियां पाई जाती हैं। थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कारा, कारा की सुकाए संरचना, थैलस संरचना। कारा का पादप इक्विसिटम नामक टेरिडोफाइट से समानता दिखाता है, इसलिए इसकी प्रकृति इक्विसिटॉइड होती है। कारा के पौधे या प्लांट बॉडी करीब 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। कारा का पादप शरीर दो स्पष्ट भागों में विभाजित होता है, राइजॉइड्स यानी कि मूलाभास एवं मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। राइजॉइड्स मूलाभास मुख्य अक्ष के निचले पर्व संधियों से निकलते हैं। मुख्य अक्ष पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित होता है और इसके निचले पर्व संधियों से मूलाभास निकलते हैं। मूलाभास सफ़ेद बहुकोशिकीय धागे नुमा संरचनाएं हैं। यह मूलाभास एक पंक्ति कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। मूलाभास की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, ऑब्लिक सेप्टा यानी कि तिरछे पटों की उपस्थिति। मूलाभास में तिरछे पट उपस्थित होते हैं। और दूसरी विशेषता, इनमें राइजॉइडल प्लेट का निर्माण होता है पटों पे। निचले पर्वों के पटों पे राइजॉइडल प्लेट्स का निर्माण होता है और इन राइजॉइडल प्लेट से बहुसंख्यक मात्रा में मूलाभास निकलते हैं जो पादप की सतह से पकड़ बनाए रखने का कार्य करते हैं। मूलाभास जल एवं मिनरल के अवशोषण में सहायक होते हैं एवं पादप सुकाए की सतह से पकड़ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। कारा का मुख्य अक्ष, जिसे हम मेन एक्सिस कहते हैं, यह पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित होता है। इसके पर्व से दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। पहली, शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसे हम सीमित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। यह मुख्य अक्ष के पर्व पर चक्राकार घेरे में 6 से लेकर 16 तक की संख्या में उपस्थित होती हैं।
शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ सीमित वृद्धि की शाखाओं के अलावा एक और शाखा है जिसे हम असीमित वृद्धि की शाखा कहते हैं। ये देखिए, असीमित वृद्धि की शाखा यानी कि शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। असीमित वृद्धि की शाखा भी मुख्य अक्ष के नोड से पर्व संधियों से निकलती है। असीमित वृद्धि की शाखा पुनः पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित होती है और इन असीमित वृद्धि की शाखा के पर्व संधियों पर भी पुनः सीमित वृद्धि की शाखाएं चक्राकार घेरे में उपस्थित हैं। इस तरह हमने देखा कि मुख्य अक्ष के पर्व संधियों से दो तरह की शाखाएं निकलती हैं, सीमित वृद्धि की शाखा एवं असीमित वृद्धि की शाखा। असीमित वृद्धि की शाखा पुनः पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित हो रही है और इनके पर्व संधियों पर भी पुनः सीमित वृद्धि की शाखाएं निकलती हैं। सीमित वृद्धि की शाखाएं कुछ सीमा तक ही वृद्धि करती हैं, इसके पश्चात इनकी वृद्धि समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि प्राथमिक पार्श्व शाखाएं एवं पर्ण। असीमित वृद्धि की शाखाएं चूंकि सीमित वृद्धि की शाखाओं के अक्ष से निकलती है, इसीलिए इन्हें अक्षीय शाखा कक्ष से निकलती है, इसीलिए इन्हें कक्षीय शाखा भी कहते हैं। यदि हम एक सीमित वृद्धि की शाखा, ये देखिए एक सीमित वृद्धि की शाखा को हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। सीमित वृद्धि की शाखा को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो यह हमें दिखाई देता है कि सीमित वृद्धि की शाखा भी पुनः पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित है और सीमित वृद्धि की शाखाओं के पर्व संधियों पर छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं उपस्थित हैं। इन पत्तीनुमा संरचनाओं को अनुपर्णक अथवा स्टिप्युलोड्स कहते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं की एक और विशेषता है कि इनकी पर्व संधियों पर जननांग उपस्थित होते हैं। कारा के मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं, जबकि नर जननांग को हम ग्लोब्यूल कहते हैं। एक और विशेषता है कि यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पर्व हैं, यह पर्व कुछ कोशिकाओं द्वारा ढके हुए रहते हैं। यह कोशिकाएं वल्कुट कोशिकाएं कहलाती हैं और यह वल्कुट कोशिकाएं पर्व संधियों से निकलती है। वल्कुट कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। कुछ वल्कुट कोशिकाएं पर्व संधियों से निकलकर नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, इन्हें हम डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहते हैं, जबकि कुछ वल्कुट कोशिकाएं पर्व संधियों से निकलकर ऊपर की ओर ग्रो करती हैं, इन्हें हम असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं। टीएस ऑफ इंटरनोड। यदि हम पर्व कोशिका का टीएस देखें तो हम यह देखते हैं कि पर्व कोशिका में एक केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है और यह केंद्रीय कोशिकाएं बहुत सारी वल्कुट कोशिकाओं द्वारा कॉर्टिकल सेल्स द्वारा घिरी हुई रहती हैं। अभी हमने यह जाना कि वल्कुट कोशिकाएं दो तरह की होती हैं जो इन सेंट्रल सेल को घेरे हुए रहती हैं, एक असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट और एक है डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। अनुपर्णक स्टिप्युलोड्स। स्टिप्युलोड्स सीमित वृद्धि की शाखाओं के निचले पर्व संधियों पर उपस्थित होते हैं और यह स्टिप्युलोड्स अनुपर्णक एक कोशिकीय पत्तीनुमा संरचनाएं हैं। कोशिका संरचना। पर्व कोशिका की एवं पर्व संधि कोशिका की कोशिका संरचना अगर आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि पर्व संधि कोशिकाएं जो हैं आकार में छोटी एवं बिंबनुमा होती हैं। इनमें जीवद्रव्य सघन डेंस पाया जाता है। इनमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। वह कई बिंबनुमा हरित लवक भी उपस्थित होते हैं। वह एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। जबकि इंटरनोडल सेल पर्व कोशिका की आंतरिक संरचना देखें तो हमें यह पता चलता है कि इंटरनोडल सेल जो है यह
आकार में बड़ी होती है एवं इसका जो आकार है वह बेलनाकार होता है। इसके केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है एवं इसका जीव द्रव्य दो सुस्पष्ट भागों में विभाजित होता है। बाहरी जीव द्रव्य जिसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं एवं भीतरी जीव द्रव्य जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्म में उपस्थित जीव द्रव्य निरंतर ऊपर नीचे की ओर प्रवाहित होता रहता है एवं बाहरी जीव द्रव्य जिसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, इसमें कई गोलाकार बिंबनुमा हरित लवक उपस्थित होते हैं। इस तरह हमने देखा कि पर्व कोशिका एवं पर्व संधि कोशिका की आंतरिक संरचना पूरी तरह भिन्न है। इसी कंटेंट को एक बार हम पुनः इंग्लिश में देखेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ कारा। एफ.ए. फ्रिक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कारा की सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी, जीनस कारा। द कॉमन नेम ऑफ कारा इज स्टोनवट. Kara is placed under the class Chlorophyceae as it contains cell wall, cellulosic cell wall, chlorophyll A, chlorophyll B, beta carotene and xanthophyll pigment and starch as a reserve food material. Kara comes under the order Careales. All such algae that possesses large size thallus and the plant body is differentiated into main axis and rhizoids are placed under the order Careales. Order Careales includes the single family Caraceae and genus is Cara. Occurrence. Most species of Cara are found submerged in shallow freshwater ponds or lakes. Species of Cara which grows in heavy water become encrusted with calcium and magnesium carbonates, and this makes their surface rough and brittle. Hence the common name stonewort is given to Cara. Cara baltica is one of the species of Cara which grows in alkaline water, and Cara fragilis grows in hot spring. In India, the genus is represented about 30 species. Thallus structure of Cara. The plant body of Cara looks like a pteridophyte equisetum. Therefore, it has an equisetoid habit. The plant body of Cara is multicellular and macroscopic, and we can easily see the thallus structure of thallus of Cara with the help of our eyes. The thallus is about 20 to 30 centimeter in height, and the plant body of Cara is divided into two main parts. First one is rhizoid and second is the main axis. This is the main axis of Cara and this is the rhizoid. Main axis is further divided into nodes and internodes. Rhizoids. Rhizoids are white thread-like multicellular structure. The rhizoids are uniseriate, means the rhizoid consists of only one row of cells. These rhizoids arise from the basal nodes of the main axis. The rhizoids have two main features. First, presence of oblique septa. These are the oblique septa, and the second feature is the presence of rhizoidal plates. The rhizoidal plates are due to the formation of oblique septa. The rhizoids help in the mineral absorption and also helps in the attachment of thallus to the surface. Main axis of Cara. The main axis of the thallus of Cara is divided into nodes and internodes. Two types of branches arises from the nodes of the main axis, and these are first the branch of or the shoot of limited growth, and the second one is the shoot of unlimited growth.
The shoot of limited growth. First we will see the shoot of limited growth. Shoot of limited growth arise from the node of the main axis in whorls. These shoots of limited growth are also present at the node of the branch of unlimited growth. Shoot of limited growth are also known as primary lateral or leaf. These shoots of limited growth grow for a while and then they stop growing, while the shoot of unlimited growth grows unlimited like that of the main axis. The shoot of unlimited growth arises from the axil of the shoot of limited growth, and therefore these shoot of unlimited growth are also known by another name called axillary branches. These shoot of unlimited growth further divide into nodes and internodes, and from their nodes also arises the shoot of unlimited growth. Shoot of limited growth. So we see that the main axis is divided into nodes and internodes, and from their nodes two types of branches arise. First, shoot of limited growth, which are also known by other names primary lateral and leaf, while the shoot of unlimited growth also arise from the main axis and they are known by another name axillary branches. If we see the microscopic view of this shoot of limited growth, it looks like this one. This is the branch of limited growth or shoot of limited growth, microscopic view. We see that the branch of limited growth is divided into nodes and internodes. These are the nodes and these are the internodes. At the node of these branches, a special type of leaf-like structure is present, and this leaf-like structure is known as stipulode. Stipulode is also known as secondary lateral. Sex organs are also present at the node of the branch of limited growth. The sex organs of Kara are very characteristic. The male sex organ is known as the globule. This is the rounded male sex organ known as globule, and the female sex organ of Kara is known as nucule. The globule and nucule present at the node of the shoot of limited growth. The shoot of limited growth, the internodes of the shoot of limited growth are surrounded by special cortical cells, and these cortical cells are of two types: descending cortical filament and ascending cortical filament. Descending cortical filaments are those cortical filaments which arise from the node and they grow downward, while the ascending cortical filaments are those filaments which arise from the node and they grow upward. Thus we see that the internodal cells are surrounded by two types of cortical filament: descending cortical filament and ascending cortical filament, and these cortical filaments completely surround the internodal cell. If we see the TS of the internodal cells, it will look like this. The internodal cells consist of a single central cell and it is surrounded by many cortical cells. As we see that these cortical cells are of two types: ascending cortical filaments and descending cortical filament. Stipulodes. Stipulodes are the leaf-like structure present at the node of the lower nodes of the shoot of limited growth. These stipulodes are also known by another name secondary lateral. If we look at the cell structure of the nodal cell and internodal cell, it will look like this. The first one, the cell structure of the nodal cell. The nodal cell are smaller in size and they are discoid in shape. The nodal cell has a dense cytoplasm, and in this dense cytoplasm many small vacuoles are present. Single nucleus is present and small chloroplasts are also present in this nodal cell.
while the internodal cells are larger in size. And these internodal cell possesses a single large central vacuole. The cytoplasm of the internodal cell is divided into two parts. First, outer cytoplasm, exoplasm, and the inner dense cytoplasm, endoplasm. The outer exoplasm contain many the outer exoplasm and inner endoplasm. The outer exoplasm contain many discoid chloroplasts, while the inner endoplasm shows streaming movement. And thus we see that the internodal cell and the nodal cells are completely differ in their internal structure. For further reading, I would like to suggest a textbook of botany by Singh Pandey Jain. Beside this book, there are a book of CBH publication and also Alka publication. Student, please go through this book and get benefit of this e-content. Thank you for watching.